और बड़ी खबर प्रयागराज से भी है। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के परिवार को झटका लगा है। हाईकोर्ट से बेटे और भाई की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। सेशन कोर्ट की जगह हाईकोर्ट में अर्जी देने पर याचिका खारिज हुई है। हापुड़ में दर्ज मुकदमों को लेकर अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सीधे उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने का कोई ठोस आधार नहीं। नोएडा पुलिस आज श्रीकांत त्यागी की रिमांड के लिए अर्जी दे सकती है। कल कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं यूपी के डीजीपी ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सचिवालय का फर्जी पास बनवाने और गाड़ी का नंबर प्लेट पर उत्तर प्रदेश शासन का लोगो लगाने के मामले में भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जल्द ही कुछ और मामले दर्ज हो सकते हैं। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे कल भेज दिया गया। जमानत अर्जी लगाई गई थी लेकिन खारिज कर दी गई और डीजीपी की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया है कि श्रीकांत त्यागी के गाड़ी पर जो सचिवालय का फर्जी पास मिला है उसको लेकर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जल्द ही कुछ और मामले दर्ज हो सकते हैं। तो हेकड़ी, रसूख और फर्जीवाड़े का जो शिकंजा है वो श्रीकांत त्यागी पर लगातार कसता जा रहा है। हालांकि शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि श्रीकांत त्यागी का कहना यह है कि ये जो पास है ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये पास फर्जी है। द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसे जेसी की जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए यहाँ लेकर आए संबंधित थाने की पुलिस, और उनकी जेसी पे हमारे द्वारा बहस की गई। जो संबंधित धारा पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं, क्योंकि वो धाराएं मेड आउट नहीं होती, जैसे 420 के सेक्शन और बहुत सारे सेक्शंस लगाए हैं। जैसे मेरे क्लाइंट के ऊपर गैंगस्टर की धारा लगाई गई है। एक व्यक्ति 2 दिन में ही गैंगस्टर का अपराध करते बहुत बड़ा गैंग चला लेता। इन चीज़ों को लेके हमने रिमांड रिफ्यूज करने की बाबत एक एप्लीकेशन, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग जो हमारे क्राइम नंबर्स थे उनमें अलग अलग हम रिमांड रिफ्यूज की एप्लीकेशन लगाई, जिसमें कोर्ट ने आदेश अभी सुरक्षित रख लिया है और जो उनकी जेसी है उसे दे दिया गया है। वो जुडिशियल कस्टडी में वो वहाँ जा रहे हैं अपना लोक सर। सर क्या रिमांड मांगा था नोएडा पुलिस ने? जुडिशियल कस्टडी रिमांड कोर्ट द्वारा दे दिया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड अगर पुलिस द्वारा मांगा जाएगा आज की डेट में, क्योंकि अभी उनका केवल जुडिशियल कस्टडी रिमांड में बात हुई है, अगर वो मांगा जाएगा देखा जाएगा। अभी तक पुलिस द्वारा कोई जमानत याचिका लगाई गई है। मूव किया था आपने, क्या अपनी जमानत याचिका लगा दी है? का क्या हुआ अगर आपने मूव किया? जमानत याचिका के बाबत कल दाखिल की जाएंगी, क्योंकि आज रिमांड की बाबत हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र कोर्ट के सामने दाखिल किया गया। जैसे ही कल इस पर अब निर्णय हो जाएगा, जमानत की तब आएगी भाई जी। पहले सबसे पहले होता क्या है कि अगर मान लिया कोई सेक्शंस मेरे ऊपर मेड आउट ही नहीं होते हैं तो मैं तो उसकी बात करूंगा। पहले जो सेक्शंस पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, एक मामला मेरे खिलाफ हुआ, उसके बाद में 3-4 मामले और जो पुलिस द्वारा मेड आउट किए गए हैं उनकी बाबत हमारे द्वारा रिमांड रिफ्यूज के लिए लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। कल जैसे ही निर्णय होगा उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो अब मामला न्यायिक पेचीदगियों का है। जैसा कि आपने सुना, श्रीकांत त्यागी के वकील कह रहे हैं कि तमाम ऐसे मामले हैं जो मेड आउट नहीं होते, लगते नहीं, लेकिन वो लगाए गए हैं। हम इनका विरोध करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जैन जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, और लखनऊ से अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं। रविंद्र, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि आज क्या क्या होना है श्रीकांत त्यागी के मामले में कोर्ट में? किस तरीके की तैयारी है श्रीकांत त्यागी के वकील की और पुलिस की तरफ से क्या हो सकता है? जी, अवधेश बताना चाहूँगा, जो श्रीकांत त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जिला कारागार के अंदर विशेष सुरक्षा कक्ष है जिसमें उनको रखा गया है। बता दें, विशेष सुरक्षा कक्ष क्या होता है? इस कक्ष के अंदर 10 कक्ष बने होते हैं। इसमें इन्हें अकेला रखा जाएगा क्योंकि विशेष सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था, उसको लेकर इन्हें उस कक्ष में अकेला रखा जाएगा
और आज जो है पुलिस रिमांड अर्जी दे सकती है, क्योंकि इनकी रिमांड ली जाएगी, जिसको लेकर जो है पुलिस जो इनका वकील है वो अर्जी देगा, जिससे ये अर्जी के बाद में ये जब रिमांड पर आएंगे तो इनको पता चलेगा, पुलिस को ये जानकारी मिलेगी कि कौन कौन इनका जो साथ दे रहे थे, कौन इनके पीछे थे, किसने इनका जो है मेरठ से लेकर उत्तराखंड और नोएडा तक साथ दिया, और इससे पहले भी इनके साथ कितना जो है गैंग बना हुआ है, जिसके तरीके से ये पूरा काम कर रहे थे। और बता दें कि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, इसके बाद 5वें दिन इनको जो है पुलिस ने मेरठ से अरेस्ट किया है, और इनके साथ साथ इनके जो और भी जो 3 साथी थे, यानी कि 4 लोगों को मेरठ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, अनुभव का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से बने अनुभव। जिस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो चलेगी, सवाल जवाब होते रहेंगे, लेकिन आपने पहले ही अंदेशा जता दिया था कि जो मियाद होती है कार के पास की विधायकों की 1 साल की होती है। अगर 1 साल से ज़्यादा ये पास बना हुआ है, इसका मतलब फर्जी हो सकता है, और वो बात सही निकली, पास फर्जी निकला। उसमें डीजीपी ने कहा है कि इस पर मुकदमा दर्ज करें। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मदद की, जिन लोगों ने श्रीकांत त्यागी को ये श्रीकांत बना दिया, अराजक श्रीकांत, उन पर शिकंजा कसने की क्या तैयारी है? देखिए, जिस तरीके से ये जो पास मिला था जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में और जिसका नंबर 0001 है, वो दिसंबर 2023 का था, और यूपी गंगा ने पहले ही बता दिया था कि ये पास जो है वो फर्जी हो सकता है, और वही बात सच साबित हुई। हमने विधानसभा अध्यक्ष से कल बात की, सतीश महाना से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हमने जो पास जारी किए हैं वो इस साल दिसंबर तक के जारी किए हैं, 2023 का तो अभी पास बना ही नहीं है, और 2023 का अगर पास लगा तो साफ तौर पर फर्जी होगा। हमने उनसे पूछा कि आप कोई कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कहा हाँ, प्रमुख सचिव विधानसभा के साथ जो कानूनी इसके पहलू हैं उस पर बातचीत के बाद जरूर कार्रवाई होगी। तो इतना तो तय मानकर चलिए कि एक जो है FIR है वो विधानसभा सचिवालय जो है, उसके जो सचिवालय सुरक्षा दल के जो निरीक्षक हैं उनकी ओर से भी दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। एक ऐसी जगह जहां पर VVIP है, वहां पर घुसने के लिए आप फर्जी पास का सहारा ले रहे हैं, आपने स्कैन करके एक फर्जी पास बना लिया, और उसके पीछे आपका मोटिव क्या हो सकता है? मोटिव तो कुछ भी हो सकता है, किसी के ऊपर जाकर हमला करना भी मोटिव हो सकता है, और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है, इसलिए एक मुकदमा उस पर भी दर्ज किया जाएगा, और ये बिल्कुल तय है। डीजीपी ने ये भी कहा है कि और सारी चीज़ों को देखेंगे। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम लिया नोएडा के कमिश्नर ने, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि भाई कमिश्नर किसके है, सरकार किसकी है? मैं तो 11 जुलाई के बाद विधानसभा गया ही नहीं, क्योंकि मेरा जब निर्विरोध निर्वाचन हुआ उसके बाद मैं सर्टिफिकेट लेने गया, उसके बाद तो मैं गया नहीं, मुझे कोई पास मिला नहीं। खैर, अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बचाव में तमाम सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही श्रीकांत त्यागी को बीजेपी में लाए थे, और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए ही ये श्रीकांत त्यागी अपना रसूख इस तरीके से बना के रखता था कि जैसे वो बहुत बड़ा लीडर है, जबकि आप मानिए बीजेपी में उस जैसे तमाम लाखों कार्यकर्ता हैं, उस जैसे श्रीकांत त्यागी जैसे, लेकिन उसने अपना इस तरह का माहौल बना रखा था, पास लगा लेना, गाड़ियां रहना, बाउंसर रखना, गनर रखना, ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं शायद इसका आदी होगा, या उसको इसका शौक होगा कि इस तरीके से उसका एक हम कहें जो भौकाल टाइट रहे, और इसीलिए शायद वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता था। अब उसके मददगारों तक पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ है। पुलिस को ये देखना होगा कि किन लोगों ने बिहाइंड द सीन उसकी मदद की, क्योंकि वो 4 दिन बाद पकड़ा गया। कोई बहुत बड़ा पेशेवर अपराधी नहीं था, बहुत बड़ा हम कहें क्रिमिनल नहीं था वो। उसको ये अगर हम कहें क्रिमिनल्स को पकड़ने में मुश्किल होती है, लेकिन एक आदमी जो रहता है एक सोसाइटी में वो फरार हो जाता है, और उसको पकड़ने में 4 दिन का वक्त लग जाता है, पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में जुट जाता है। तो कौन लोग थे जो उसकी मदद लगातार कर रहे थे, इस घटना के बाद भी कर रहे थे? अब पुलिस सर्विलांस के जरिए उन सारे लोगों को ट्रैक कर रही है, और जाहिर सी बात है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। है कि पुलिस और प्रशासन के भीतर उसकी किसने इतनी मदद कर दी कि वो इतना राजक हो गया है। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए। रविंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके पास भी आएंगे। तो ये पूरी तस्वीर है, और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सपा के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुर्खियों में है। दरअसल नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने आधिकारिक तौर पर यह बात कही कि त्यागी की एक कार पर विधायक लिखा स्टिकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से उसे दिया गया। बकौल कमिश्नर ये बात त्यागी ने पूछताछ में बताई। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुर्खियों में आया, सियासत गर्म हो गया नहीं, हट यहाँ से, तेरे पति को जानता हूँ।
इस विधायक लिखे स्टिकर ने यूपी की सियासत का माहौल गरमा दिया है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने इस स्टिकर को लेकर क्या खुलासा किया, अब ये सुन लीजिए। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। सुना आपने, नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया। ये भी दावा किया कि पूछताछ में त्यागी ने उन्हें अपना पुराना राजनीतिक सहयोगी बताया है। ये खुलासा तब हुआ है जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार चुके हैं। वो पहले से भाजपा में था, तो हम उसको भाजपा में क्या लेके आएंगे। अब ऐसा कभी कहीं एक दिन भी उसके साथ नहीं रहा है। अब ये बात दीगर है कि भाजपा के रूप में शुरू में परिचय दे के आया था कि हम भाजपा के पदाधिकारी हैं, और मैं तो भाजपा में उसको शामिल कराया जो बसपा छोड़ करके आया था। वो बसपा में कभी नहीं था, तो भाजपा में मेरे साथ कैसे जाएगा। सवाल है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं, तो फिर ये आरोप उन पर चस्पा क्यों हो रहे हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव त्यागी के भाजपा के आला नेताओं के करीबी होने के आरोप लगातार दोहरा रहे हैं। कौन है जो सिक्योरिटी दे रहा था, और उसका इतिहास अगर उठा करके देखोगे, लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के नोएडा और वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उनके करीबी संबंध थे। ये तय है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और सियासत भी खूब गरमाएगी। उधर अगर त्यागी पर हुए बड़े खुलासे की तरफ फिर लौटें तो नोएडा पुलिस कमिश्नर के मुताबिक त्यागी ने अपनी एक कार के नंबर प्लेट पर यूपी सरकार के राजकीय चिन्ह तक का इस्तेमाल किया था। इसके ड्राइवर द्वारा नंबर प्लेट पर यूपी सरकार का जो राज्य चिन्ह है वो भी पेंट कराया गया और उसका दुरुपयोग किया। इस सारी जो इसकी ये व्यवस्था थी, वो अपने आप को सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति प्रदर्शित करने की थी, और उसको उस इमेज को यूज करते हुए इसके द्वारा एक भय का वातावरण अपने आसपास उत्पन्न किया गया। साफ है कि श्रीकांत त्यागी राजनीति में अपनी मजबूत रसूख चाहता था और इसके लिए वो तमाम तरह के गैर कानूनी हथकंडे अपनाता था। अब गालीबाज त्यागी को उसके किए की पूरी कीमत चुकानी होगी। गैंगस्टर एक्ट के बाद अब अवैध संपत्ति पर गाज गिरने वाली है। इसके लिए उसमें गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी तमाम ऐसी जो संपत्तियां हैं जो अनअकाउंटेड हैं और जो इलेजिटिमेट मीन्स से हैं, उसमें भी आगे चल के हम लोग कार्रवाई करेंगे। नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने त्यागी को गनर दिए जाने पर भी बड़ी जानकारी दी। उनके मुताबिक श्रीकांत को गाजियाबाद जिले से 2020 तक गनर की सुरक्षा मिली थी, जिसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ललितपुर के एसपी निखिल कुमार पाठक को हटाकर पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है, जबकि लखनऊ के डीसीपी यातायात गोपाल कृष्ण चौधरी को एसपी ललितपुर बनाया गया, जबकि आईपीएस बबलू कुमार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तैनात किया गया है। वहीं लखनऊ में तैनात आईपीएस पूनम को सेना नायक 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ भेजा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 4 आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। ललितपुर के एसपी निखिल कुमार पाठक को हटाकर पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। और रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए खास तोहफा दिया गया है। आज रात से बसों में फ्री यात्रा की सुविधा अगले 48 घंटे तक के लिए महिलाओं को मिलेगी। यूपी रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा महिलाएं कर सकेंगी और आज रात से
ये सुविधा लागू हो जाएगी अगले 48 घंटे के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव पर सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश को कई सौगातें देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेश को आज 150 नई बसों का तोहफा मिलेगा। दरअसल योगी सरकार सभी 75 बस स्टेशन के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर करने जा रही है और इसके अलावा सभी 75 जिलों में 2-2 नई बसें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर शुरू की जाएंगी, जिन्हें आज मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालीदास पर होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादी का भूतपूर्व उत्सव उत्तर प्रदेश में कैसे मनाया जा रहा है। सीएम योगी 150 बसों की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से हरी झंडी दिखाएंगे बसों को और इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर प्रदेश के 75 बस स्टेशन का नामकरण किया जाएगा। नई बसों के नाम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर ही होंगे। बस अड्डों का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक सारथी हॉल का शुभारंभ किया जाएगा। तो ये यातायात और सड़क परिवहन की तरफ से ये तोहफे मिलने जा रहे हैं। प्रदेश में यात्रा वाली सियासत गरमाई हुई है और उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन बस अड्डों का शिलान्यास होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 150 बसें आज तोहफे के तौर पर प्रदेश को मिलने जा रही हैं, उनका नामकरण जो है वो किसी न किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर होगा। इसके साथ ही साथ प्रदेश के 75 जो बस अड्डे हैं उनका भी नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर ही किया जाएगा। साथ ही साथ आज़ादी का जो यह भूतपूर्व अमृत महोत्सव है, इसमें ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की बात है और इसके साथ ही साथ कुछ बस अड्डों का शिलान्यास भी होना है। प्रदेश में यात्रा वाली सियासत की बात कर लेते हैं। बीजेपी की तिरंगा यात्रा चल रही है तो वहीं सपा देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकाल रही है। इस बीच अब एआईएमआईएम ने कहा कि मुस्लिम सपा की यात्रा में शामिल न हो क्योंकि पार्टी जल्द ही यात्रा निकालने वाली है। प्रदेश में सियासी मौके वाली यात्रा जारी है। भाजपा की तिरंगा यात्रा चल रही है तो सपा देश बचाओ देश बनाओ यात्रा पर निकल पड़ी है। इस बीच नेताओं के बीच वार पलटवार भी जारी है। अखिलेश का कहना है कि 2024 के चुनावों में बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर आ जाएगी। इस देश से अंग्रेज भाग गए। आज के दिन देश की जनता तय करे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और सफाया इसलिए ज़रूरी है, एक ऐसी पार्टी जिसने काले धन के नाम पर वोट लिया हो, काला धन नहीं आया, नोटबंदी कर करके जनता को परेशान कर दिया, कारोबार उद्योग बर्बाद हो गए, जीएसटी दूध दही पर लग गया हो, नौकरियां हैं नहीं। इधर एआईएमआईएम ने सपा की यात्रा को महज दिखावा बताया है और मुसलमानों से इस यात्रा में शामिल न होने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही यूपी में यात्रा निकालेंगे। बिल्कुल निकालेंगे, हम निकालने जा रहे हैं, बिल्कुल निकालेंगे। हम बहुत जल्द निकालेंगे, बहुत जल्द निकालने जा रहे हैं। हमारी उसके लिए मीटिंग हो रही है। हम दलित मुस्लिम तमाम मुद्दों को लेकर, उत्तर प्रदेश में आम जनमानस के मुद्दों को लेकर यात्रा निकालेंगे, बड़ी मजबूती से यात्रा निकालेंगे। सियासत यात्रा में भी कूद पड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एआईएमआईएम ने भी खूब जोर लगाया था, लेकिन उसके 95 में से 94 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि कई सीटों पर सपा की हार और बीजेपी की जीत के लिए ओवैसी की पार्टी को भी जिम्मेदार बताया गया। इन सीटों पर बेहद कम मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।